हेलो एवरीवन, मैं अजीत आप सभी का आंसू कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th का बायो का दूसरा चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हम लोग देखेंगे। दोस्तों पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के दो चैप्टर दे रखे हैं। एक है निषेचन पूर्व घटना एवं निषेचन और दूसरा है निषेचन पश्चिम घटना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निषेचन पूर्व घटना एवं निषेचन को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से पूछे गए हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों बोर्ड 2023 का, तो इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस साथ ही आप लोग को पास वाली घंटी को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्त, चले हम लोग आज के स्क्रीन पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, आप लोगों का पहला प्रश्न है कि पुष्प होता है। दोस्तों, पहला पूछा गया प्रश्न कि पुष्प होता क्या है। तो पुष्प एक होता है दोस्तों आप लोग का रूपांतरिक प्रारोह होता है। क्या होता है? रूपांतरिक प्रारोह होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का कहीं भी अगर दिख जाए प्रारोह, क्या होता है? रूपांतरिक प्रारोह होता है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी करेक्ट होगा। रूपांतरिक प्रारोह को ही हम लोग तना कहते हैं। क्या कहते हैं? तना कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे हम दोस्तों देखेंगे कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। ये भी आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। तो पुंकेसर एक होता है दोस्तों आप लोग का नर जननांग का पार्ट। क्या होता है? नर जननांग का पार्ट होता है। ठीक है, और जो हम लोग का स्त्रीकेसर जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? मादा जननांग का पार्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न पे देखेंगे हम लोग दोस्तों कि लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परिवर्धन होता है। तो लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परिवर्धन किसका होता है? हम लोग का पराग कोष का होता है और पराग कणों का भी होता है दोस्तों। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। क्या होगा? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पराग कणों का भी परिवर्धन होता है, पराग कोष का भी परिवर्धन होता है दोस्त। ठीक है, अगला है प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों आप लोगों की होती है द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न पे आप लोगों के स्क्रीन पर है। देखें कि लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका में किस विभाजन का परिणाम है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आप लोगों का परिणाम हम लोग का आप लोग का ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों को इससे मैं कुछ इफेक्ट बताता हूँ। देखेंगे कि जो हम लोग का होता है ना, प्रत्येक पराग कोष पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें पराग कणों का क्या होता है? परिवर्धन एवं विकास होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार प्रत्येक पराग कोष में चार लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। ठीक है, प्रत्येक यहाँ पे देखेंगे पराग कोष में आप लोग का प्रत्येक दो आप लोग का पाली देखने को मिलती है, और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानी देखने को मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, और पराग कणों का निर्माण होता है पराग मात्र कोशिका सूक्ष्म, है ना, कह सकते हैं बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे हम लोग फ्रेंड्स कह रहे हैं कि पराग कोष की प्रत्येक पाली में
कितने प्रकोष्ठ होते हैं। सेम वही हम डिस्कशन किए हैं, वही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा गया है कि परागकोश की प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो सिंपल सा जवाब है ये 2 प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। यहाँ पे देख लेंगे कि 2 प्रकोष्ठ आप लोग का, ये वाला आप लोग का इधर से एक प्रकोष्ठ दिख रहा है और एक इधर से प्रकोष्ठ दिख रहा है, ये वाला। सेम इसमें भी आप लोग देखिए ये प्रकोष्ठ एक वाला और एक ये प्रकोष्ठ वाला, ठीक है। नीचे से भी देखेंगे तो ये प्रकोष्ठ और ये आप लोग का प्रकोष्ठ। आप लोग को जब इसको अनुप्रस्थ काट देंगे यानी ऐसे काट देंगे इसको, तो ये आप लोग का क्या ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 2 होगा। तो इधर एक पार्ट बट गया, एक इधर पार्ट गया, तो इधर आप लोग का देखने को मिलेगी, है ना, एक ये, ठीक है, और ये किए। इसको हम लोग प्रत्येक प्रकोष्ठ में आप लोग का 2 क्या मिलेगा, आप लोग का मिलेगा 2 आप लोगों का क्या चीज़ मिलेगा यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, या हम लोग इसको परागपुट बोलते हैं। तो ऊपर 2 ठो और नीचे 2 ठो। तो इस प्रकार एक हम लोग का पराग कोश में कह सकते हैं कि 4 टोटल क्या होते हैं, हम लोग का लघु बीजाणु धानी होती है, हम लोग का परागपुट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर कि लघु बीजाणु जनन में पुष्प की संरचना भाग लेती है। तो पुष्प की संरचना आप लोग भाग लेती है दोस्तों, ये लेती है पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी एवं परागकण, ठीक है। ये लघु बीजाणु जनन में ये भाग लेती है, ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स, कह रहा है कि लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों ये होता है अर्धसूत्री विभाजन किसमें? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का क्या है? बी करेक्ट है। चलेंगे अगले प्रश्न पे कि परागकोश में सबसे भीतर स्तर टेपिटम है। भीतरी स्तर क्या है? टेपिटम है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है ना लघु बीजाणुओं को पोषण में सहायक देना, ठीक है। यानी लघु बीजाणुओं को क्या देना है? इसका काम होता है पोषण देना, इसका काम होता है, ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न पे कि टेपिटम परागकोश की अंतःवृत्तीय है, ठीक है। तो ये होती है एक कोशिकीय। क्या होती है दोस्तों? एकल कोशिकीय होती है, चाहे एक कोशिकीय कह सकते हैं। और जो आप लोग का इसके ऊपर क्या होता है? 1 से 5 वृत्तीय मोटा स्तर देखने को मिलता है। एक होती है हम लोग का मध्य स्तर, एक होती है बाह्य स्तर, और आप लोग का एक होती है अंतःस्थिशियम। क्या होते हैं? अंतःस्थिशियम उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न पे हम लोग दोस्तों कि पेरिप्लाज्मोडियम बनता है। पेरिप्लाज्मोडियम बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेपिटम कोशिकाओं के जीवद्रव्य से बनता है। क्या बनता है? पेरिप्लाज्मोडियम बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि प्राथमिक पुंबी जाड़ू जनन कोशिका निर्माण करती है। तो ये करती है दोस्तों लघु बीजाणु मात्र कोशिका का, ठीक है। क्या करती है हम लोग का? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों इससे कुछ हम लोग फैक्ट्स कि प्राथमिक पुंबी बीजाणु जनन कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित परागकण या लघु बीजाणु हम लोग कह सकते हैं लघु बीजाणु बनाती हैं दोस्तों, ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर कह रहे हैं कि लघु बीजाणु का बाह्य चोल स्पोरोफोलेनिन नामक प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है या प्रतिरोधक पदार्थ निर्मित होता है। तो ये निर्मित होता है दोस्तों आप लोगों का वसा का। किसका होता है? वसा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न पे दोस्तों कि एक परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। एक परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। तो ये होती है दोस्तों आप लोगों का, ठीक है। हम लोग पीछे इसको डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये होती है 4। क्या होती है? एक परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या हम लोग को चाहिए पराग पुट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पराग पुट। कितना होता है दोस्तों? टोटल हम लोग का 4 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि परागकोश भित्ति में 4 परतें होती हैं जहां परागकोश भित्ति में 4 परतें होती हैं जहां कह सकते हैं दोस्तों क्या क्या होती हैं? मध्य परत होती हैं, अंतःस्तर होती हैं और टेपिटम के बीच में ये देखने को मिलती है। परागकोश भित्ति में 4 परतें बाह्य त्वचा, अंतःस्तर जिसको अंतःस्थिशियम, मध्य स्तर ये हम लोग टेपिटम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जहां मध्य स्तर, अंतःस्तर और टेपिटम के बीच में स्थित होती है दोस्तों। जो मध्य स्तर होती है क्या होती है? अंतःस्तर और है ना टेपिटम के बीच में होती है। एक हम लोग का एक बाह्य स्तर होती है, तो एक प्रकार का आप लोग का टेपिटम
और एक अंतः स्तर जिसको हम लोग अंतःस्थिशियम बोलते हैं, और एक मध्य स्तर आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है, और एक बाह्य स्तर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न कि पराग कोश में अंतः स्तर स्थित होता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन वही है कि पराग कोश में अंतः स्तर स्थित होता है, तो बाह्य स्तर के, ठीक है ना, ये क्या होती है, बाह्य स्तर के तुरंत अंदर की ओर ये स्थित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगला प्रश्न पे हम लोग दोस्तों देखेंगे कि द्विबीजपत्री पादपों के पराग कणों में प्रायः जनन छिद्र होते हैं। द्विबीजपत्री पादपों के पराग कणों में प्रायः जनन छिद्र होते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं दोस्तों आप लोग का 3 जनन छिद्र। क्या होते हैं? 3 जनन छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। क्या होता है? जिससे पराग नलिका विकसित होती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पराग कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो ये कहलाता है परागणु विज्ञान। क्या कहलाता है? परागणु विज्ञान यहाँ पे कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग पोलिनोलॉजी कहते हैं, पोलिनोलॉजी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पराग कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहला जाएगा? पोलिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न क्या है कि पराग कण की आंतरिक भित्ति बनी होती है। पराग कण की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आप लोगों का पेप्टोसेलुलोज की। क्या बनी होती है? पेप्टोसेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कुछ पादपों में लघु बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना पराग पिंड बनाते हैं या पाई जाती है दोस्तों। तो किस में पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है आप लोग का मदार में। क्या पाई जाती है? मदार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी करेक्ट होगा। मदार को हम लोग का बोलते हैं कैलोस्ट्रोपिक भी बोलते हैं, कैलोस्ट्रोपिक भी यहाँ पे बोलते हैं, ट्रोपिक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि परागकोश की परिपक्व होने पर नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है दोस्तों? तो ये आप लोग का नष्ट होता है ना, क्या नष्ट होता है? पालियों का मध्य ऊतक। परागकोश परिपक्व होने से उसके मध्य में पाई जाने वाली जो होती है मध्य त्वचीय स्तर जो होता है टेपिटम स्तर समाप्त हो जाता है, ठीक है, एवं केवल बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा ये देखने को मिल जाती है। तो जो मध्य स्तर है ये होती है, क्या होती है? खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पराग कण में होते हैं, पराग कण में होते हैं, पराग कण में क्या होते हैं? तो दोस्तों इसमें होते हैं आप लोग का एक जनन कोशिका और एक नलिका कोशिका देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर कि पराग कण के केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाने से तैयार होती है दोस्तों। तो ये क्या होती है? एक जनन कोशिका तैयार होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पे जल्दी से फास्ट क्यों करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड की तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को फटाफट यहाँ पे बस रिवीजन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस पादप के पराग कण एलर्जी का कारक है दोस्तों? किस पादप के पराग कण का एलर्जी कारक है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आप लोग का कांग्रेस घास, ठीक है। आप लोग को इसको याद कैसे रखेंगे? कांग्रेस पार्टी होती है जो बीजेपी का क्या करती है? विरोध करती है। बीजेपी क्या करती है? कांग्रेस पार्टी का विरोध करती है। तो उन दोनों में एलर्जी पैदा होता है। तो एलर्जी का कौन सा कारक है? तो कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे सीधा याद रख लेंगे। तो भारत ने सन 1950 में कनाडा से आयात किए गए गेहूं के साथ आने वाले है ना पाथिनियम या गाजर घास का है ना, कांग्रेस घास का कनाडा में घास के पराग कण एलर्जी करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जो गाजर घास होती है दोस्तों, ठीक है, बहुत खतरनाक होती है। इसके जो आप लोग का मतलब है ना पुष्प होते हैं, चाहे घास जो होती है, ये क्या करते हैं? वायु परागण द्वारा हमारे नाकों में जाते हैं और हमें क्या करते हैं? एलर्जी पैदा करते हैं दोस्तों, ठीक है। स्त्री केसर का भाग नहीं है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, स्त्री केसर का भाग नहीं है। तो स्त्री केसर में आप लोग का 3 ही भाग देखने को मिलता है ना। वर्तिका होती है और वर्तिकाग्र होता है और अंडाशय होता है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग का जो पराग कण होता है ना, पराग कण और पुंकेसर, और यहाँ पे आप लोग का देखने का तंतु पुतंतु, तो ये आप लोग का होते हैं किसके? है ना, ये है ना जयांग के भाग होते हैं। क्या होते हैं? जयांग के भाग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परागकण स्त्री केसर का भाग नहीं है, यहाँ पे देखेंगे, जबकि वर्तिका तथा अंडाशय स्त्री केसर ये जयांग के भाग है ना।
सॉरी, यहाँ पे जो परागकण होता है क्या होता है, पुमंग का भाग होता है। क्या होता है, पुमंग का भाग होता है। और ये जयांग के भाग, ये तीनों आप लोगों का देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आप लोग का ये ये क्या है दोस्तों, आप लोग का यहाँ पे देखेंगे इस संरचना में आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग का इसमें आप लोग ये हम ना एक पुष्प की संरचना है। आप लोग देखेंगे कि आप लोग का ये पुष्प है ना, ये पुष्पासन पे खड़ा होता है। ये पुष्प विरिंथ है आप लोग का, ये नीचे आप लोग का ये, और ये बाह्य दल कहते हैं और एक दल पुंज होता है। ठीक है, तो इससे ऊपर वाला आप लोग का ये वाला दिख रहा है तो इसको हम लोग दल पुंज कहते हैं, दल है ना, और ये आप लोग का बाह्य दल है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का इसमें आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र आप लोग का ऐसे बना होता है। ठीक है, वर्तिकाग्र कैसे बना होता है, ऐसे बना होता है। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट आप लोग का ये पूरा क्या है, वर्तिकाग्र है। और ये आप लोग का परागकण ये क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहे हैं, इसी मतलब वर्तिकाग्र पे ही अंकुरित होते हैं। और ये वाला आप लोग का पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है, वर्तिका है। क्या है, वर्तिका है। और ये वाला नली जो आ रहा है, इसमें ये नली आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, पराग नली। क्या बोलते हैं, पराग नली। क्या करती है, पराग कणों को लेकर आती है। किसमें, ये आप लोग का भ्रूण कोश के अंतर्गत लेकर आती है। ठीक है, और ये आप लोग का अंडाशय, ये पूरा संरचना यहाँ पे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, अंडाशय। और अंडाशय का वो वाला पार्ट जहाँ पे कुछ भी नहीं होता उसको हम लोग निभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये कुल सब बीजांडकाय भरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अध्यावरण ढके रहते हैं, अध्यावरण ढके रहते हैं दोस्तों, तो ये किससे ढका रहता है, तो ये बीजांडकाय से ढका रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर कि सामान्यतः बीज लोलक पाया जाता है। सामान्यतः बीज लोलक पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो ये दोस्तों आप लोग का पाया जाता है आप लोग का किस में, कुल यूफोर वीएससी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूफोर वीएससी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतःचूचक के अंतः आवरण की कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है दोस्तों, तो ये पाया जाता है आप लोग का वसा एवं मंड पाया जाता है। वसा एवं क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर ना कि बीज चोलक उपस्थित होता है। बीज चोलक कहाँ पे उपस्थित होता है, तो ये बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है। क्या होता है, बीजांड द्वार की ओर यहाँ पे स्थित होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर कि कुछ बीजांडों में एक कालरनुमा अतिवृद्धि पाई जाती है, यह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों आप लोगों का, तो ये कहलाता है आप लोगों का ना, क्या कहलाता है, हम लोग का एरिल कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का ए करेक्ट यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आप लोग चलेंगे कि एरिल के उदाहरण है। तो एरिल के क्या चीज़ उदाहरण है आप लोगों का देखने को मिलता है, तो एरिल के आप लोग का ये सभी उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लीची, जायफल एवं हम लोग का क्या है, एस्फोडेलस है, और क्या है, हाँ वही है, लीची, जायफल, एस्फोडेलस, ये सभी क्या है, हम लोग का बीजांडकाय के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी एरिल बीजांड के उदाहरण देखने को मिलते हैं। निभाग पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पे पाया जाता है, अभी हम लोग देखें, ये बीजांड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बीजांड में निभाग पाया जाता है। यहाँ पे देख लेंगे वही संरचना आप लोग को फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो बीजांड ये संरचना होती है, बीजांड के अनुप्रस्थ काट के आप लोग को संरचना देखने को मिलती है। आप लोग का देखिए बीजांड बिरिन से ये जुड़ा होता है आप लोग का ये बीजांड। ठीक है, और ये आप लोग का बीजांड द्वार होती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे पराग कण इसी के माध्यम से जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे सहायक कोशिकाएं, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें तो टोटल हम लोग का 7 कोशिकाएं पाई जाती है। जो बीजांड होता है इसमें कितना पाई जाती है, 7 कोशिकाएं। आप लोग ये 3 ठो नीचे कोशिकाएं देख रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। ठीक है, और ये वाली आप लोग का ये बड़ी कोशिका दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका या ध्रुव कोश हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, और ध्रुवीय कोशिका में है ना, ध्रुवीय जो केंद्रक पाए जाते हैं, ये 2 पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए, ध्रुवीय कोशिका में 2 ठे क्या पाए जाते हैं, ध्रुव केंद्रक पाए जाते हैं। और ये आप लोग सहायक कोशिका 3 ठो दिखाई दे रही हैं, तो इसमें 3 क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। और ऊपर ये आप लोगों का दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये क्या है, ये मुख की तरफ है। क्या है, मुख की तरफ है, इसीलिए इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं नाम दिया गया है। ठीक है, और ये आप लोग का जो ये दूसरा ये आवरण दिख रहा है, इसको हम लोग अध्यावरण बोले हैं।
और ये वाला आप लोग का जो संरचना दिख रहा है इसको हम लोग बीजांड काय बोले हैं। ठीक है, तो जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं इसमें 3 आप लोग का केंद्रक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यहाँ भी 3 केंद्रक, तो 3 और 3 6 और ये 2 8 हो गया। तो इसलिए आप लोग का बीजांड काय में 8 केंद्रक होता है और क्या होता है 8 केंद्रक होता है और 7 क्या होती हैं कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो इससे आप लोग का हमेशा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। चलेंगे देखेंगे बीजांड काय अधिक विकसित होता है। तो बीजांड काय अधिक विकसित कहाँ पे होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्थूल बीजांड काई बीजांड में विकसित देखने को ज़्यादा मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब बीजांड वृत्त पर समकोण पर मुड़ा होता है, मतलब अभी हम लोग देखें बीजांड वृत्त पे मुड़ा था बीजांड, उसी पे ये खड़ा होता है दोस्तों, पर समकोण 90 अंश पर मुड़ा होता है तो वह बीजांड के इस प्रकार को कहते हैं। हम लोग इस प्रकार के क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों हेमीट्रोपस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमीट्रोपस बोलेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्धप्रतीप। क्या बोलते हैं? अर्धप्रतीप बोलते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है आप लोगों का, है ना, अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर दोस्तों कि आर्थोट्रोपस बीजांड का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आप लोग का उदाहरण है आप लोग का ना रूमेक्स। क्या है? रूमेक्स। अगला प्रश्न है आप लोगों का स्क्रीन पर दोस्तों कि प्रत्येक प्रसु कोशिका परिणता विभाजन की सहायता से बनाती हैं। क्या बनाती हैं दोस्तों? तो ये बनाती हैं आप लोग का प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनाती हैं, और क्या बनाती हैं आप लोग का? ये आप लोग का क्या बनाती है? बनाती है गुरु बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाती? प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनाती हैं, गुरु बीजाणु जनन कोशिका बनाती हैं। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न पे दोस्तों। देखेंगे कि भ्रूण कोश अंडक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पराग कोश से संबंधित होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद होता है, जबकि ठीक उसी पराग हम लोग कण को क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न पे। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं दोस्तों। तो किधर आप लोग अभी हम लोग देखें प्रतिमुखी कोशिकाएं ये क्या होती हैं? अंड द्वार छोर पर स्थित होती हैं कि निभागीय छोर पर स्थित होती है कि इनमें से कोई नहीं, कि मध्य में स्थित होती हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं कि ये क्या होती हैं? निभाग की तरफ होती हैं, यानी ऊपर वाला जो भाग होता है निभाग, और इधर ही आप लोग का क्या देखने को मिली थी? ये आप लोग का प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या होती है? इनकी संख्या 3 होती है। चलेंगे अगला प्रश्न पे हम लोग दोस्तों। कह रहे हैं कि बीजांड द्वार से संबंधित सत्य कथन है। बीजांड द्वार से संबंधित सत्य कथन है, तो ये भी आप लोग को देख लेना है कि बीजांड में छोटी छिद्रनुमा संरचना होती है। आप लोग का ये बीजांड जो द्वार होता है ना, ये नीचे वाला जो होता है बीजांड द्वार आप लोग का इधर से, तो ये छोटा सा एक छिद्र होता है। ये भी सत्य बात है। यहाँ पे इसमें 5 कोशिकाएं, ये वाली गलत बात है, आप लोग देखे तो गलत बात है। बीजांड द्वार के ओर की कोशिकाएं सम्मिलित होकर अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं, ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो आप लोग का 1 और 3 किसमें दिया है? देखेंगे 1 और 3 हम लोग का दिया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर कि एक आवृतबीजी पादप में सबसे अधिक अगुणित कोशिकाएं मिलती है। तो किस में मिलती है? तो ये मिलती है आप लोग का गुरु बीजाणु धानी में। किस में मिलती है? गुरु बीजाणु धानी में देखने को आप लोगों को मिल जाती है। अगला प्रश्न है आप लोगों का दोस्तों कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है दोस्तों? तो ये सक्रिय निभागीय गुरु बीजाणु। ठीक है, ये 70% पादपों में देखने को आप लोगों को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर दोस्त कि द्विबीजाणु भ्रूण कोश, है ना, एलियम फिस्टोलस हम लोग होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें टोटल आप लोग का 8 केंद्रक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एंडीमिओन प्रकार का भ्रूणकोश विकसित होता है। किसमें विकसित होता है दोस्तों? तो ये आप लोग का विकसित होता है दोस्तों किसमें? बीजांड द्वारी गुरु बीजाणु से। क्या होता है? जिसमें 8 कोशिकीय होती है और 8 कोशिकीय होती है और 8 क्या होते हैं? यहाँ पे 7 कोशिकीय होती है और 8 क्या होते हैं? केंद्रकीय होते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न पे दोस्तों कि एडोक्सा प्रकार का भ्रूण कोश होता है। एडोक्सा प्रकार का भ्रूण कोश होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों सेम चीज, यहाँ पे 8 केंद्रकीय। क्या होता है? 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।
चलेंगे अगला प्रश्न पे कि स्वपरागण के लिए आवश्यक है। स्वपरागण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो स्वपरागण के लिए होना चाहिए द्विलिंगी और क्या होना चाहिए? समकाल पक्वता। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। स्वपरागण क्या होता है दोस्तों? कि जब एक पुष्प पे वर्तिका और है ना क्या पराग कोश हो, क्या हो? पराग कोश हो। एक ही पुष्प पे क्या होना चाहिए? आप लोग का पराग कोश भी होना चाहिए और ये वाला क्या होना चाहिए? वर्तिकाग्र भी होना चाहिए। यानी पराग कोश से पराग कण एक है ना निकल के इसी पे जाएंगे किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से, या जल के माध्यम से, या किसी कीट पतंग के माध्यम से। तो वो वाला होता है पर परागण, ये अपने में कर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, तो एक ही पुष्प पे दोनों होना चाहिए। तो स्वपरागण के लिए पादप द्विलिंगी होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए दोस्तों आप लोगों का? और दोनों जननांग एक साथ विकसित होना चाहिए, यानी पर समकाल पक्वता होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। शुद्ध वंश चलाने में सहायक होता है। शुद्ध वंश चलाना है तो दोस्तों उसके लिए क्या चाहिए? स्वपरागण चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए यहाँ पे? पर परागण चाहिए कि स्वपरागण चाहिए कि यहाँ पे तीनों चाहिए? तो हम लोग को बस क्या चाहिए? स्वपरागण। शुद्ध अगर कराना है तो स्वपरागण यहाँ पे चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न पे हम लोग दोस्तों कि पर परागण से संबंधित सत्य कथन है। पर परागण क्या होता है दोस्तों? कि एक पुष्प से है ना, एक पुष्प के है ना पराग कोश से पराग कण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके बैठ जाता है और इसका क्या करता है? परागण करता है प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, परागण कर देता है यानी परागित कर देता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पर परागण। ठीक है, तो ये कोनो ना कोनो माध्यम होता है ले जाने के लिए, जैसे वायु होता है, ठीक है, जल होता है, या तो कीट पक्षी होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम मतलब कुछ माध्यम होते हैं जाने के लिए। तो पर परागण के लिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है कि दोनों जननांगों को एक ही पुष्प से विद्यमान होना चाहिए। ये भी बात गलत है। पादपों का शुद्ध वंश चलता है, ये भी बात गलत है। पुष्प में रंग, सुगंध एवं मधु की आवश्यकता होती है, ये बात सत्य है दोस्तों। क्योंकि जब मधु होगा ना, मधु होगा, उसमें रंग होगा ना और उसमें सुगंध होगा ना जो दोस्तों, तभी कोई ना कोई पक्षी इस पे जाएगा, चाहे कोई ना कोई कीट जाएगा। ठीक है, तो इस माध्यम से हम लोग का क्या होगा? पर परागण यहाँ पे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग का सी करेक्ट है। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न पे। गेहूं जौ मक्का आदि में परागण होता है दोस्तों। तो गेहूं जौ मक्का में दोस्तों परागण होता है, ये आप लोग का होता है वायु परागण। ठीक है, वायु परागण के द्वारा क्या होता है? इसमें परागित पुष्प होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखेंगे कि मक्का का मादा पुष्प करम स्थूल मंजरी होता है या किससे ढका रहता है? तो दोस्तों ये भी आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ढका रहता है दोस्तों आप लोग का पृथु पर्ण से। क्या ढका रहता है? पृथु पर्ण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का स्क्रीन पर कि साल्विया में परागण होता है। साल्विया में परागण होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कीट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो साल्विया में मधुमक्खी कीट द्वारा परागण होता है जो मधु चूसक के लिए पुष्पों तक जाती है और उसके पैरों एवं अन्य अंगों से परागकण चिपक जाते हैं और दूसरे पुष्पों से क्या हो जाते हैं? परागित हो जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है दोस्तों। तो गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है किसमें? बिग्नोनिया में होता है। क्या होता है? बिग्नोनिया में होता है दोस्तों। तो बिग्नोनिया के पादप में गुंजन करने वाली जो चिड़िया होती है इसके द्वारा परागण होता है। मधुपान के समय जब चिड़िया दल पुंज की नलिका में चोंच डालती है तो उसके वक्ष, सिर आदि से परागण चिपक जाते हैं जो दूसरे पादप पर जाकर उन्हें परागित कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आप लोगों को दिखाता हूँ गुंजन चिड़िया का यहाँ पे चित्र। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आप लोग का क्या है? पुष्प है और ये आप लोग का बाह्य दल यहाँ पे है और इसमें आप लोग का क्या की है? चिड़िया चोंच मार दी है। ठीक है, तो इसके चोंच में और इसके क्या करेंगे यहाँ पे? इसके सिर में और पंखों में, यहाँ पे पैरों पे भी यहाँ पे पड़ जाएंगे क्योंकि इस पे सहारा इस पे है ना, इसी पुष्प पे वो लेगी। ठीक है, तो आप लोग का बिग्नोनिया के पुष्प है, ये क्या है? बिग्नोनिया के जो पुष्प हैं पक्षी द्वारा ये क्या होता है? परागण होता है। तो कौन सा पक्षी होता है दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, चलेंगे देखेंगे दोस्तों आप लोगों से पर परागण से संबंधित कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर परागण क्या होता है दोस्तों? कि ये आप लोग की क्या है?
आप लोग की ये पक्षी है। कौन सी पक्षी अभी आप लोग देखे हैं, कौन सी पक्षी है आप लोग की, ये गुंजन पक्षी है। कौन सी है पक्षी, गुंजन पक्षी। और गुंजन पक्षी क्या करेगी, इस चोंच में आप लोग का ये क्या लेगी, पर परागण को, अरे परागण लेगी, पराग कणों को लेगी, पराग कणों को ले जाकर किसी अदर पुष्प के ना क्या करेगी, वर्तिकाग्र पे छोड़ देगी। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर गई, तो इसी को हम लोग, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पर परागण। ठीक है। और पर परागण यहाँ पे आप लोग देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है। ये होता है आप लोग का पहला वायु परागण, दूसरा होता है आप लोग का जंतु परागण, और तीसरा होता है जल परागण। ठीक है दोस्तों। और जब आप लोग का जंतु परागण होता है तो ये विभिन्न जंतुओं के द्वारा होता है, जैसे कीट के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है, घोंघा के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। दोस्तों आप लोग से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ना कि वायु परागण को हम लोग क्या कहते हैं, कि वायु परागण को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों एनोमोफिली। क्या बोलते हैं, एनोमोफिली। ठीक है। वायु परागण को हम लोग क्या कहेंगे, एनोमोफिली बोलेंगे। ठीक है। और हम लोग क्या कहेंगे, जंतु परागण को हम लोग, जंतु को क्या बोलते हैं, जू। क्या बोलते हैं, जू। इसमें लगा देंगे फिली, क्या लगा देंगे, फिली। तो ये हो जाएगा हम लोग का जंतु परागण। ठीक है। कीट परागण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको कीट परागण को हम लोग बोलेंगे एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। ये आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा एंटोमोफिली। पक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षी के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। तो इसको हम लोग बता देंगे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग का पक्षी के द्वारा परागण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्षी के द्वारा परागण। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ठीक है। घोंघा द्वारा परागण हम लोग इसको बोलेंगे, तो घोंघा द्वारा जो परागण होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं है ना, मेलाइयोफिली। क्या बोलेंगे, मेलाइयोफिली बोलेंगे। ठीक है। और चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे चिरोप्टेरोफिली। क्या बोलेंगे, चिरोप्टेरोफिली बोलेंगे। ठीक है, चिरोप्टेरोफिली। और जल के द्वारा जो परागण होता है इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, चाहे इसके द्वारा परागण होने वालों को हम लोग तकनीक को क्या कहते हैं। तो इसको आप लोग को याद करके रखना है दोस्तों। ठीक है। सभी लोग इसको नोट्स कर लेंगे। ठीक है। चलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलेंगे अगला प्रश्न पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि घोंघा द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो अभी हम लोग देखे हैं दोस्तों, देखिए आप लोग से पूछ लिया कि घोंघा द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो घोंघा द्वारा परागण जो होता है तो क्या कहलाता है, मैकोफिली कहलाता है, मैलोकोलोफिली कहलाता है। क्या कहता है, मैलोकोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न पे हम लोग दोस्त देखेंगे कि चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण को हम लोग बोलते हैं चेरोप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं, चेरोप्टेरोफिली कहते हैं दोस्तों। ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न पे। ठीक है। एपी हाइड्रोफिली प्रकार का परागण होता है। तो एपी यहाँ पे एपी कह रहा है कि हाइड्रोफिली प्रकार का परागण होता है। तो ये होता है, देखा हाइड्रो किस में होता है, जल में होता है। तो ये जल की सतह पर होने वाला परागण होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नैयास, सीरेटोफिलम, वेलिनेरिया, हाइड्रिला आदि में परागण पानी की सतह पर होता है। ठीक है ना। इस प्रकार का परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली कहलाता है। ठीक है। एपीहाइड्रोफिली मतलब हाइड्रो इसमें लगा है, इसीलिए आप लोगों का पानी यहाँ से संबंधित है। ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न में, पराग नलिका की खोज किसने की थी। ये भी आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन कि पराग नलिका की खोज किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों आप लोगों का एमिस ने, है ना, एमिसी ने की थी। कब की थी, तो 1842 ईस्वी में की थी। ठीक है। किसमें की थी, तो पोर्चुला का ओलिरेसिया में की थी। पोर्चुला का ओलिरेसिया में इन्होंने क्या की थी, हम लोग का पराग नलिका की खोज की थी। ठीक है। मध्य प्रदेश का उदाहरण है दोस्तों। मध्य प्रदेश का उदाहरण क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है कुकुरबिटा। क्या होता है, कुकुरबिटा। कुकुरबिटा में पराग नलिका बीजांड के मध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है। ठीक है। जो पराग नलिका होती है कुकुरबिटा को क्या करती है, मध्य से ही तोड़ कर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हम लोग इसको, है ना, ये मध्य प्रदेश का हम लोग एग्जाम्पल कुकुरबिटा कहते हैं। द्विनिषेचन क्रिया होती है दोस्तों। द्विनिषेचन क्रिया किस में होती है, तो आप लोग देखेंगे कि जितने भी आवृतबीजी होते हैं उसमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है।
चलेंगे। द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? द्विनिषेचन का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आप लोग का नवास्चिन ने। किसने किया था? नवास्चिन ने किया था। और कहाँ पे किया था? फ्रिटिलेरिया एवं हम लोग का लिलियम नामक पादपों में इन्होंने सर्वप्रथम किया था। द्विनिषेचन मुख्यतः मुख्य लक्षण किसका होता है? तो ये होता है दोस्तों आप लोग का आवृत बीजियों का। क्या होता है? आवृत बीजियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पर ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का कि द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रों की संख्या टोटल हो जाती है दोस्तों कितना? 5। ठीक है, कितना हो जाती है? 5 हो जाती है। द्विनिषेचन में भ्रूणकोश केंद्रक से किसका निर्माण होता है? तो ये दोस्तों आप लोग का हो जाता है भ्रूणपोष का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आप लोगों का है ना पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से जितने भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन थे और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे गए थे आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कशन कराया। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।